हाँ, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जिसको हम देखो, अगर कहीं पर क्रोमोसोम आए तो आप समझ जाना गुणसूत्र है, गुणसूत्र आए तो समझ जाना क्रोमोसोम है। क्लियर? क्योंकि जनरली जो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, हिंदी इंग्लिश सब एक ही टर्म यूज होती है उसके लिए। क्लियर? तो गुणसूत्र बोले या क्रोमोसोम बोले, पहले तो इसके शब्द के अंदर ही जब हम देखते हैं तो क्या वर्ड आता है इसमें? क्रोमो। और मैं कई बार बताया हूं, क्रोमो वर्ड आया मतलब रंगीन, और सोम का मतलब होता है धागे। तो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर जो रंगीन या कलर्ड जो धागे होते हैं, क्लियर, उसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। क्लियर? क्रोमा मतलब होता है रंग। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन मैंने आपको बताया इंटरफेज अवस्था और एम अवस्था। इंटरफेज अवस्था में कोशिका रेस्ट करती है तो क्रोमेटिन जाल बना होता है। जैसे ही वो एम अवस्था में जाती है, मतलब मियोसिस या माइटोटिक जो डिवीजन होता है एम फेज में, या तो माइटोटिक होगा या मियोसिस होगा। तो कोई सा भी समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन में से जब भी विभाजन शुरू होता है तो ये जो जाल होता है, ये जाल क्या होता है? ये खुल जाता है। और धागे कैसे हो जाते हैं? छोटे और मोटे। उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो कोशिका विभाजन की इंटरफेस अवस्था में क्रोमेटिन धागे जाल के रूप में रहते हैं, और ये क्रोमेटिन धागे जब सेल डिवीजन होता है एम फेज में, तो उसकी जो प्रोफेज अवस्था है, 4 अवस्थाएं होती, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आया ना समझ में? याद रखने के लिए उसको हम PMAT ऐसा याद रख सकते हैं। क्लियर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं होती है। इन 4 अवस्थाओं में अलग अलग चीजें होती है और सेल डिवीजन हो जाता है। क्लियर? तो ये क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, इनमें से जो प्रोफेज होती है, क्लियर, इसमें ये क्रोमेटिन धागे खुल जाते हैं और धागे छोटे और मोटे हो जाते हैं और क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हम आगे और पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, ध्यान रखना। क्रोमोसोम की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपको बताया भैया, हाफ मिस्टर का भी योगदान है। उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को कोशिका के अंदर देखा था। आया ना समझ में? ध्यान रखना। और क्रोमोसोम शब्द, ये सबसे ज्यादा बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। कौन सा? वाल्डेयर का, कि क्रोमोसोम शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जो वाल्डेयर है, या फिर कभी कभी इसको W वाल्डेयर बोल देते हैं। क्लियर? आप तो वाल्डेयर याद रखो, वाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द दिया। क्लियर? फिर केंद्रक में स्थित रंगीन धागे नुमा रचनाओं को ही क्रोमोसोम कहते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में जो कलर्ड थ्रेड्स होते हैं, रंगीन धागे होते हैं, उन रंगीन धागों को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमा मतलब रंगीन और सोमा मतलब धागे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान रखना। क्रोमेटिन धागे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं ये। क्लियर? एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। क्लियर है? दोनों क्रोमेटिन धागे ही हैं, लेकिन एक को चूंकि इनकी एक्टिवनेस जो होती है, सक्रियता जो होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बोला जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। अब हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या होता है? इंटरफेज, इंटरफेज मैंने अभी पिछले लेक्चर में समझाया था आपको, क्या था? विराम अवस्था, विश्राम अवस्था, जब कोशिका रेस्ट करती है और अगले विभाजन के लिए तैयार होती है। आया ना समझ? वही दूल्हे वाला एग्जाम्पल, कि 1-2 दिन पहले दूल्हा बढ़िया तैयार होता है, घूमता है, कोट वोट शेरवानी ये वो पहन के इधर उधर घूमना फिरना, हवाबाजी करना सब कर लेता है। फिर लगन के टाइम पे लगन हुआ, काम खत्म, बकरा हलाल। आया ना समझ में? तो वो 2 दिन का जो टाइम है वो इंटरफेज है। आया ना समझ में? तो इंटरफेज में जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, मतलब एक ही केंद्रक के अंदर ये दोनों टाइप के होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे इनको? जब इंटरफेज में गहरा और कोशिका विभाजन में हल्का रंग, जब इंटरफेज मतलब कोशिका जब रेस्ट करे, रेस्टिंग फेज में या इंटरफेज में जब धागे गहरे रंग के हो जाए, एकदम डार्क,
क्लियर। और जब सेल डिवीजन हो तब वो कैसे हो जाए, हल्के रंग के हो जाए, उनका कलर एकदम लाइट हो जाए, हल्का। तो ऐसे धागों को हम, या ऐसे क्रोमेटिन धागों को हम क्या कहेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर। मतलब जब रेस्ट अवस्था में तब तो उनका कलर डार्क है एकदम, क्लियर। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होता है इनका कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। आया ना समझ में। ये अनुवांशिकी दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, मतलब इन पे जो डीएनए होता है वो जेनेटिक ट्रांसफर में योगदान नहीं के बराबर करता है। मतलब इनका डीएनए जो है वो निष्क्रिय होता है, क्लियर, कोई काम का नहीं है। क्लियर। मतलब अनुवांशिक या जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है, क्लियर, वो कैसे हैं, इनएक्टिव है, पैसिव है, निष्क्रिय है। मतलब ये इस पे जो डीएनए वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को नहीं ले जाता, या कभी कभी बाई चांस एक आध लक्षण ले गया तो ठीक है, क्लियर, बाकी निष्क्रिय होता है ये। दूसरा जो होता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन जस्ट उल्टा, इंटरफेज में ये लाइट रहेंगे, इनका कलर एकदम हल्का रहेगा, हल्के हल्के कलर में दिखेंगे। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होता है तो ये जैसे हल्के लाल है, जैसे ही सेल डिवीजन होगा ये एकदम डार्क रेड हो जाएंगे। पहले देखने के लिए एकदम पास में जाना पड़ेगा, कब, इंटरफेज में, तब जाके हल्के लाल लाल धागे दिखेंगे। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन की प्रोसेस आती है ये कैसे हो जाएंगे, एकदम डार्क रेड हो जाएंगे, क्लियर, डिवीजन के समय। ये आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं। ये जेनेटिकली क्या है, एक्टिव है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कौन सा डीएनए ले जाएगा, जो यू क्रोमेटिन पर बैठा है। आया ना समझ में। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम पर। आया ना समझ में। डीएनए केंद्रक में तो होता है, लेकिन केंद्रक में भी कहाँ, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम पर बैठा होता है डीएनए। आया ना समझ में। इस चीज को ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया दोनों अलग अलग। भाई इंटरफेज में अगर गहरा हो और जब सेल डिवीजन की बारी आए, मतलब एम फेज आए, तो हल्का कलर का हो जाए, तो उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। ये इनएक्टिव है या पैसिव है या जेनेटिकली ये निष्क्रिय होता है, क्लियर। मेनली जो जेनेटिकली एक्टिव है वो कौन सा है, वो है यूक्रोमेटिन, क्लियर। तो जब बारी किसकी आती है भैया, इंटरफेस की आती है, तो उसमें ये लाइट कलर में दिखेगा, हल्का। और जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होता है, ये एम फेज होती है, तब ये कैसे हो जाएंगे, डार्क कलर के हो जाएंगे। ये दोनों में अंतर है, ऐसे पहचान सकते हैं हम। क्लियर हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आनुवंशिक दृष्टि से जो एक्टिव या सक्रिय जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो कौन से हैं, तो वो होते हैं यूक्रोमेटिन। बस इतना यहाँ से पूछा जाता है। और दो टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान रखना कि क्रोमेटिन धागे दो टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। आनुवंशिक दृष्टि से जो सक्रिय एक्टिव है वो कौन सा है, यूक्रोमेटिन, क्लियर। ये पूछा जाता है। अब हम दोनों की अगर चाहो तो तुलना भी कर सकते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो 260 एंगस्ट्रॉम लंबे होते हैं। कितने, 260 एंगस्ट्रॉम लंबे, जबकि यूक्रोमेटिन केवल 30 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबे ही होते हैं, क्लियर। फिर सघन भाग में स्थित होते हैं, जो डेंस एरिया होता है, जहां बिल्कुल कंजस्टेड होता है, धागे एकदम पास पास चिपके होते हैं, वहां पर आपको हेटेरोक्रोमेटिन मिलता है, क्लियर। और विरल या फिर ऐसा एरिया जहां पर खुलापन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विरल। आया ना समझ में। वहां पर अगर हम देखें तो आपके जो यूक्रोमेटिन पाए जाते हैं। डीएनए की मात्रा हेटेरोक्रोमेटिन पे ज्यादा होती है, आया ना समझ में। हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए ज्यादा है, लेकिन आनुवंशिक दृष्टि से ये निष्क्रिय होता है। इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है यूक्रोमेटिन पर, लेकिन ये आनुवंशिक दृष्टि से एक्टिव है, सक्रिय है। आया ना समझ में। मतलब मेनली अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जो कैरेक्टर है या गुण है उनको ले जाने का काम कौन करेगा, यूक्रोमेटिन। ये एक्टिव है। आया ना समझ में। फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर कम होता है क्योंकि ये निष्क्रिय है। तो इसमें जब पेकाइटिन स्टेज आती है सेल डिवीजन की, हम पढ़ेंगे, तो पेकाइटिन अवस्था में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इधर का कुछ टुकड़ा उधर जाके जुड़ जाता है, उधर का कुछ इधर आ जाता है। यही कारण है, देखो क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन स्टेज में। और यही कारण है कि हम ना तो पूरे माता से मिलते हैं ना हमारे पिता से मिलते हैं,
क्योंकि बीच में क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो क्रोमोसोम के जोड़े रहते हैं उनमें टुकड़े इधर उधर टूटकर जुड़ गए हैं, तो नए कॉम्बिनेशन बन गए हैं। तो हमारी नाक माता से मिलेगी तो आँख पिता से मिलेगी, इसलिए नए कैरेक्टर आ जाते हैं। और कुछ कैरेक्टर जो दोनों से नहीं मिलेंगे, नए रहेंगे हमारे अंदर, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर कम होता है, किसमें, हेटेरोक्रोमेटिन में, और यू क्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर अधिक होता है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली एक्टिव है। क्लियर? तो जो जेनेटिकली एक्टिव है उसी में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर? तो ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब आता है गुणसूत्र की संरचना, मोस्ट टाइम पे इसके स्ट्रक्चर को समझना भैया। ये होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। कुछ नहीं, कैसे आप, तो आपने बचपन में वो दो लंबे वाले फुग्गे देखे होंगे, क्या बोलते हो आप उसको, ककड़ी, फुग्गा। बच्चे खेलते हैं, वो फुलाते हैं पंप से उसको, और लंबा फूकता जाता है, पतला वाला, खूब रगड़ते हैं, चूं चूं की आवाज़ आती है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। देखा है कि नहीं? हाँ, तो दो ले लो इतने लंबे और उनको ऐसे बीच में घुमा के ऐसे कर दो तो ये हो गया, ये बन गया क्रोमोसोम एक। आया ना समझ में? अब पहला क्वेश्चन ये पूछा आता है कि हम अभी मैंने 4 अवस्थाएं बताई थी कोशिका विभाजन की, एम फेज की, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर? ये 4 अवस्थाओं में क्रोमोसोम को हम आसानी से कौन सी अवस्था में देख सकते हैं, उसके आकार को स्टडी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उस अवस्था में बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेंगे। माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर सेल को अगर रखेंगे तो ऐसे तो क्रोमेटिन सब उलझे हुए रहते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उसमें जो प्रोफेज के बाद जो दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज, उसमें ये क्रोमोसोम जो है बिल्कुल बीच में लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर? तो इस अवस्था में आप इसको गिन भी सकते हो कितने हैं, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है सेल में, है ना? मनुष्य में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो मेटाफेज अवस्था में आप आसानी से उन क्रोमोसोम की संख्या को गिन भी सकते हो और हर क्रोमोसोम को अलग अलग देख भी सकते हो, क्योंकि एकदम लाइन में जम जाते हैं ये। क्लियर? ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा आता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम को स्पष्ट देखा जा सकता है या स्पष्ट गिना जा सकता है? कौन सी अवस्था? मेटाफेज अवस्था। क्लियर? कितनी अवस्थाएं बताई मैंने अभी आपको? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब कोशिका विभाजन होता है उसकी अवस्थाएं हैं। जब कोशिका टूटती है ना तो एकदम से थोड़ी कि आई और टूट गई, सीक्वेंस होता है। क्लियर? तो जो मेटाफेज अवस्था है उसमें गुणसूत्र को हम स्पष्ट देख सकते हैं और आसानी से गिन भी सकते हैं। क्लियर? ये तो उसको देखने की बात आ गई। अब जब हम किसी क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में हमको कौन कौन सी चीजें दिखेगी, बहुत आसान है। क्लियर? एक तो आपको भैया ये जो क्रोमोसोम होता है ये 2 क्रोमेटिड से बना होता है। क्रोमेटिड मतलब अर्ध गुणसूत्र। ये पूरा एक गुणसूत्र है ना? इसमें कितने धागे दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, 2 धागे। एक धागा ये है, एक धागा ये है, बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं दोनों। आया समझ में? क्लियर? और इस क्रोमोसोम के अंदर ही देखो DNA है मौजूद, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है ना इसके अंदर? तो यहाँ है DNA बैठा हुआ क्रोमोसोम में। क्लियर हुआ? तो एक ये धागा, एक ये धागा, बीच में ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो दोनों, अब क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक क्रोमोसोम में कितने अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स होते हैं? कितने होते हैं? 2। कोई सा भी क्रोमोसोम होगा उसमें कितने क्रोमेटिड्स? क्रोमेटिड्स मतलब होता है उसके आधे आधे 2 टुकड़े। तो प्रत्येक गुणसूत्र कितने अर्ध गुणसूत्र से मिलकर बना होता है? 2 अर्ध गुणसूत्र। इंग्लिश में उसको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम? ईच क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड्स।
मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम 2 अर्ध गुणसूत्र से बना होता है। क्लियर? अभी मैं पढ़ के भी बताऊंगा, पहले समझ लो। इतना तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। फिर ये दोनों क्रोमेटिड्स एक जगह आकर चिपक जाते हैं, गठान बांधी बीच में, है ना समझ में? तो ये दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। बोटनी में केवल टर्मिनोलॉजी ही याद होनी चाहिए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ गठान जैसा होता है, लेकिन इसको बोलते क्या है, ये समस्या है ना? गठान तो बोल नहीं सकते आप। क्लियर? तो दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर हुआ? हिंदी में इसका कोई नाम नहीं है। क्लियर? हिंदी में भी सेंट्रोमियर ही कहते हैं। हिंदी में आप बोलोगे इसको तो सकीर्णन। क्या बोलते हैं? सकीर्णन। लेकिन इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ नाम सेंट्रोमियर, क्योंकि एग्जाम में भी वो सकीर्णन नहीं लिखता, वो सेंट्रोमियर ही लिखता है। फिर इसका जो स्वतंत्र सिरा है, ये सिरे हैं इसके, ये सिरा, ये सिरा है। इन सिरों को स्वतंत्र सिरे जो होते हैं, मतलब जैसे ये हमारा सिरा और नीचे वाला ये पैर वाला, तो सिरों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ये जो सिरा दिख रहा है इसको कहा जाता है टीलोमियर। क्लियर? आया ना समझ में? क्लियर हुआ? क्या क्या शब्द पढ़े आपने? एक तो क्रोमेटिड्स पढ़ा, प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब अर्ध गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? फिर दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। है ना समझ में? क्रोमोसोम के स्वतंत्र सिरों को टीलोमियर कहते हैं। तो क्रोमेटिड पढ़ा, सेंट्रोमियर पढ़ा और टीलोमियर पढ़ा, 3 शब्द पढ़े हैं आपने। हो गया क्लियर? अब देखते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र से बना होता है। वही है जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमेटिड्स क्लियर हो गया ना? तो चित्र देखने से समझ में आ गया कि भैया अभी आप कभी नहीं भूलोगे कैसा होता है क्रोमोसोम। क्लियर? तो प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्लियर? फिर जिस स्थान पर दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर हो गया? अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करता है, सेंट्रोमियर की जगह काइनेटोकोर लिख देता है। क्या लिख देता है? काइनेटोकोर। तो इसको कभी कभी काइनेटोकोर भी कहते हैं, है ना समझ में? और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक संकुंचन। तो ये तो याद ही नहीं करना, ठीक है? क्या बोलते हैं? या तो सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। किसको? जहां दोनों क्रोमेटिड्स जुड़ते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। फिर ऐसे गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। अब कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर होता ही नहीं है, वो बिंदु ही नहीं होता जहां पर दोनों जुड़े हों क्रोमेटिड्स। तो फिर ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहेंगे हम? जिसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट है उसको हम कहेंगे एसेंट्रिक। क्या कहेंगे? एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब इसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं, इसका कोई सेंटर ही नहीं है ना समझ में? एसेंट्रिक। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा है। तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं वो केवल ऐसे रोड जैसे होते हैं, लंबे, बस, इसमें कोई बिंदु है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दंडाकार या रोड शेप जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या है? एसेंट्रिक। उसमें कोई सेंट्रोमियर है ही नहीं, इसीलिए तो वो सीधे दिखेंगे आपको। दंडाकार मतलब सीधे लंबे। क्लियर? ध्यान रखना। तो एसेंट्रिक भी ध्यान रखना।
क्लियर? जहाँ जहाँ बता रहा हूँ ना वो टर्म को बिल्कुल येलो करते जाना, वही मेन है। फिर आगे चलते हैं। क्रोमोसोम में अनिश्चित दूरी पर सूक्ष्म दानों के समान उभार होते हैं। जो क्रोमोसोम होता है ना उन पर अनिश्चित दूरी, मतलब कोई ऐसी फिक्स दूरी नहीं है कि इतनी इतनी दूरी पर रहेंगे, कम ज़्यादा दूरी पर हो सकते हैं। सूक्ष्म दानों के समान उभार होते हैं, कुछ जैसे मोती के माला के दाने हैं ना, इस टाइप से उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा है ये क्लियर, इसमें तो क्रोमोमियर मेंशन नहीं है लेकिन मैं हाथ से बना देता हूँ। जैसे ये एक दाना यहाँ चिपका है, एक यहाँ चिपका है, एक यहाँ चिपका है, ये दाने नुमा रचनाएं, इनको क्या कहेंगे हम? क्रोमोमियर्स कहेंगे। क्लियर, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं, हाँ, गुणसूत्र में एक विशेष स्थान पर केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इसी भाग से केंद्रिका बनती है। अब देखो, क्रोमोसोम जो होता है इसमें एक ऐसा विशेष जगह होती है जहां पर होती है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस होती है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है। जब अगली कोशिका में ये क्रोमोसोम जाएंगे तो वहां ये क्रोमोसोम केंद्रिका, नई केंद्रिका बनाने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा है कि केंद्रिका किससे बनती है, केंद्रिका का निर्माण किससे होता है? वैसे तो केंद्रिका में होता है आरएनए और प्रोटीन। केंद्रिका किससे बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन की। लेकिन ये केंद्रिका बनती किससे है? जब नई कोशिका बनेगी तो उसमें फिर केंद्रिका बनेगी किस भाग से? तो ये जो क्रोमोसोम के अंदर ही इस टाइप से, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम आपको बताया, ये क्रोमोसोम में ही एक विशेष स्थान पर इस टाइप से अनविजिबल न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है। ये दिखाई नहीं देता है, आया ना समझ में? स्पष्ट क्लियर दिखेगा नहीं। इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और जब ये क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में जाएगा तो अगली पीढ़ी में जाने के बाद नई केंद्रिका का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन आपको पूछता है, या तो ऐसा देता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का जो फंक्शन है, कार्य क्या है? केंद्रिका का निर्माण करना। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा, केंद्रिका किससे बनती है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से बनती है। क्लियर, जो कि क्रोमोसोम पर स्थित होती है। है ना समझ में? फिर नेक्स्ट आपका आता है, गुणसूत्र के स्वतंत्र सिरे को क्या कहेंगे? टीलोमियर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख लिया है कि भैया ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के स्वतंत्र सिरे, एक सिरा इधर का, एक सिरा इधर का। क्लियर, इसको क्या कहेंगे हम? टीलोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे? टीलोमियर। सिरा, सिर नीचे पैर, तो इसका ये सिर है, ये पैर है, क्या कहेंगे हम इसको? टीलोमियर। ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है, तो टीलोमियर को भी अंडरलाइन करना। ये सब टर्म पूछी जाती है, कौन कहाँ होती है, क्या होता है। क्लियर। फिर क्रोमोसोम में कभी कभी द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रोमोसोम में ये पहला संकीर्णन तो है ना, जिसको हमने क्या बोला था? सेंट्रोमियर। कहा था सेंट्रोमियर, जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े हैं। है ना समझ में? इसको सेंट्रोमियर कहा था। कभी कभी एक और सेंट्रोमियर होता है, ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। जैसे हमने पढ़ा ना कि भैया कभी कभी किसी में होता भी नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसको हमने क्या कहा था? एसेंट्रिक कहा था ना। ऐसे ही कभी कभी एक से ज्यादा भी हो जाते हैं। क्लियर। तब द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, और द्वितीयक संकीर्णन वाले क्रोमोसोम का छोटा गोलाकार भाग, ये जो इधर का छोटा सा टुकड़ा अब रह गया है भाई, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये द्वितीयक संकीर्णन है। क्लियर। दूसरा सेंट्रोमियर आ गया। अब दूसरा सेंट्रोमियर आने के बाद में क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा इधर रह गया है, रह गया ना। अब द्वितीयक संकीर्णन वाले क्रोमोसोम का छोटा गोलाकार भाग कहलाता है सैटेलाइट। इस छोटे से टुकड़े को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। आया ना समझ में? और ऐसे क्रोमोसोम को हम सेट क्रोमोसोम कहेंगे। कौन से क्रोमोसोम कहेंगे? सेट क्रोमोसोम।
कौन से क्रोमोसोम को कहेंगे? जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो, द्वितीयक संकीर्णन भी हो, मतलब दूसरा भी सेंट्रोमियर हो, है ना समझ में? तब ऐसे क्रोमोसोम को स्पेशली हमने एक अलग नाम दिया है, वो है सेट क्रोमोसोम। क्लियर? आ गया समझ में? क्या क्या पढ़ा अब हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा तो हमने क्या क्या पढ़ा भैया? हमने सबसे पहला पढ़ा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड्स का बना होता है? 2 क्रोमेटिड्स का। क्लियर? दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस गठान को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर भी कहते हैं। है ना समझ में? फिर हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उस पर इरेगुलरी कुछ माइक्रो पार्टिकल्स भी जुड़े होते हैं, छोटे छोटे कण भी जुड़े होते हैं। इरेगुलर मतलब अनिश्चित टाइप में। क्लियर? तब हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स। देखो नोट्स में मिलाते जाओ, अपने टिक करते जाओ। आया समझ में? फिर उसके बाद हमने देखा क्रोमोसोम के दोनों जो स्वतंत्र सिरे हैं उसको क्या कहा था हमने? टीलोमियर्स। धीरे धीरे नाम आएंगे, धीरे धीरे नाम आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। क्लियर? क्रोमोसोम के स्वतंत्र सिरे को कहा जाता है टीलोमियर। सब यहाँ मियर मियर ही आएंगे। सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, टीलोमियर। है ना समझ में? फिर हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम में एक विशेष स्थान पर एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी होता है, जो अगली सेल जो बनेगी उसमें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका को बनाने का काम भी करता है। क्लियर? ध्यान रखना। फिर इसी में हमने देखा, किधर आ गए? इधर आ गए, बहुत पीछे आ गए तो हम। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ कैसे पहुंच गया अपन? अच्छा, अच्छा नीचे है। डीएनए आरएनए हो गया, द्विगुणन हो गया, क्रोमोसोम। हाँ यहाँ पर है। क्लियर? तो क्रोमोसोम में अनिश्चित दूरी पर सूक्ष्म दानों के समान उभार होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। हो गया क्लियर? फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी समझ में आ गया। फिर दोनों स्वतंत्र सिरे को टीलोमियर कहते हैं। हो गया? ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, दंडाकार जो होते हैं, रोड शेप। है ना समझ में? फिर क्रोमोसोम में कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, मतलब द्वितीयक जो गठान होती है वो भी होती है। एक तो है, कभी कभी दूसरी भी होती है। तो दूसरी जो गठान होती है उसके जस्ट पास में छोटा सा क्रोमोसोम का टुकड़ा फिर जुड़ा रहता है। उसको हमने क्या कहा था? सैटेलाइट, उस टुकड़े को। और ऐसे क्रोमोसोम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या हो? सेंट्रोमियर हो, तब ऐसे क्रोमोसोम को स्पेशली हमने सेट क्रोमोसोम कहा था। क्लियर हो गया? तो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्लियर? पूछा क्या जाता है? प्रत्येक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड्स का बना होता है? 2। क्रोमोसोम के स्वतंत्र सिरे को क्या कहते हैं? टीलोमियर। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। है ना समझ में? क्रोमोसोम पर अनिश्चित दूरी पर कुछ उभार होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर्स। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट है उनको एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं।
क्लियर? सेट क्रोमोसोम क्या होते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो क्या हो, सेंट्रोमियर हो, तब उनको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। इसको समझना, बहुत मजा आएगा। सेंट्रोमियर की पोजीशन, अब भैया आपका जो क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर है कहीं पर, आया ना समझ में? कहीं पर है, मतलब एक है सेंट्रोमियर। अब उस सेंट्रोमियर की पोजीशन कब कहाँ रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लियर? तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने क्रोमोसोम को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला नाम देख रहे हो टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक का मतलब ये होता है, दिलीप नींद आ रही है? जाओ मुंह धो के आओ। नींद आए तो बढ़िया जाके थोड़ा पानी मार लिया करो। तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कि भैया जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है कहाँ पर। हमने देखा है ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये है सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर बीच में है, इधर है, एक सिरे पर है, कहाँ पर है? अलग अलग जगह हो सकता है, कोई ऐसा थोड़ी कि हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो अब देखना टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं, अगर ये जो सेंट्रोमियर या गठान है ये कहां पर हो, ये गठान आपको मिले एक सिरे पर। किधर मिले? एक सिरे पर अगर गठान है, मतलब बीच में नहीं है, एक साइड पहुंच गई है। आया ना समझ में? जब सेंट्रोमियर मतलब वो गठान जो दोनों क्रोमेटिड को जोड़ती है वो कहां पर हो, गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित हो। क्रोमोसोम का ये इधर का ये सिरा यहां पर है भैया गठान, तो ये क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? इंग्लिश का आई जैसा दिखेगा, दिखेगा ना ऐसा। तब इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को टीलोसेंट्रिक। मतलब टीलो, अब भैया सिरे को तो टीलोमियर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं टीलोमियर। तो आपका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है? टीलोमियर पे है, मतलब सिरे पे है ना। तब हम इसको क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यदि गुणसूत्र या क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक सिरे पर स्थित हो, आया ना समझ में, तब उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक। हो गया। दूसरा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक सिरे के समीप स्थित हो, मतलब इसका ये जो किनारा है, एज है, उसके समीप है। समीप, अब इसको यहां हम बना के देख लेते हैं। क्लियर? ये इस टाइप से ये है सिरा, तो ये है भैया ऊपर, लेकिन सिरे के समीप है। नहीं दिख रहा है? इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। सिरे पर तो नहीं है, सिरे के नजदीक है। सिरा ऊपर छूट गया है, थोड़ा अंदर घुस गया है ये। क्लियर? तो इससे क्या होगा, एक तो भैया ये बहुत छोटी भुजा बनेगी बहुत छोटी, और एक भुजा बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। सेंट्रोमियर ये है यहाँ। क्लियर? तो एक बहुत छोटी भुजा बनी और एक बहुत बड़ी भुजा बनी। क्लियर? तब हम ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। आया समझ में? क्या है? जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के समीप स्थित हो, आया ना समझ में, जिससे एक भुजा बहुत छोटी बने और दूसरी भुजा बहुत बड़ी बने, तब हम इसको क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। आ गया समझ में? फिर चलते हैं नेक्स्ट, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक बस वो
सेंट्रोमियर खिसक रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर यहाँ था, एक सिरे पर, एक बाजू, एक ही भुजा बन रही है, क्लियर, दूसरी भुजा है ही नहीं यहाँ पे। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसमें सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच गया, यहाँ, पहले यहाँ था, अब थोड़ा अंदर आ गया, इससे एक बहुत छोटी भुजा बनी और एक बहुत बड़ी बन गई। इसको हमने क्या कहा, एक्रोसेंट्रिक। अब और अंदर गया सेंट्रोमियर, और अंदर गया, ये फिर अगला क्रोमोसोम, ये अब इसमें ये सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ये। अब इससे क्या है, यहाँ पहुंचा, बीच में नहीं है, अभी भी एक साइड है, सेंटर में अभी भी नहीं आया है, अभी भी थोड़ा इधर की साइड है ना। इससे क्या होगा, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य के समीप हो, मध्य बिंदु ये यहाँ है ना, वो मध्य के समीप है, मध्य में नहीं है, मध्य के समीप है, जिससे एक थोड़ी छोटी भुजा बनेगी और एक थोड़ी बड़ी। ये भुजा थोड़ी छोटी है, ये भुजा थोड़ी बड़ी है, बहुत छोटी बहुत बड़ी नहीं हुई, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी, क्लियर। तो इसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, क्लियर हुआ। अब इस क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये हमको ऐसा भी दिख सकता है, ये देखो ये यहाँ है सेंट्रोमियर, क्लियर, ये ऐसा भी दिख सकता है, ये अगर इस भुजा को हम थोड़ा ऐसा मोड़ दें तो एल जैसा हो जाएगा, एक छोटी भुजा एक थोड़ी बड़ी। या फिर इंग्लिश का जे भी ऐसे ही होता है ना, जे इस टाइप से, तो हम इसको यहाँ जैसे मान ले तो ये थोड़ी बड़ी ये थोड़ी छोटी, आया समझ में। तो अगर क्रोमोसोम का आकार कैसे दिखे, एल या जे टाइप, तो समझ जाओ कि भैया ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक, क्लियर हुआ, ध्यान रखो। फिर आता है मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, बीचों बीच, सेंटर में एकदम। अब यहाँ पर आपका जो ये क्रोमोसोम है इसके सेंटर में आ गया, ये बीचों बीच। इससे क्या होगा, दोनों भुजाएं बराबर बनेगी, मतलब वी आकार का या यू आकार का। वी ऐसे ही बनता है, वी या तो इस टाइप का यहाँ है सेंट्रोमियर, या फिर यू इस टाइप से यहाँ है सेंट्रोमियर, क्लियर हुआ। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के ठीक मध्य में स्थित हो, ठीक सेंटर में, जिससे दोनों भुजाएं बराबर बनती है, जैसे हम बोल सकते यू या वी शेप्ड, यू या वी आकार का क्रोमोसोम अगर है तो वो क्या है, मेटासेंट्रिक। हो गया क्लियर, क्लियर हुआ ना। बस अंदर लेते जाओ। अब टर्मिनोलॉजी याद करना है आपको। सबसे पहले पढ़ा टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब टीलोमियर पे है, कौन, सेंट्रोमियर, आया ना समझ में। टीलोमियर किसको बोलते हैं, सिरे को। तो अगर सिरे पर है सेंट्रोमियर और एक ही भुजा बनेगी तो उसको हमने टीलोसेंट्रिक। फिर एक्रोसेंट्रिक, सिरे के नजदीक है, भाई जो सिरा है उसका टॉप है उसके थोड़े नजदीक है, क्लियर, जिससे एक बहुत छोटी है स्मॉल एज बनी और एक लार्ज एज बन गई, एक बहुत छोटी भुजा और एक बहुत बड़ी, इसको एक्रोसेंट्रिक। फिर आगे चले सब मेटासेंट्रिक, इसमें जो सेंटर है उसके समीप है सेंट्रोमियर, सेंटर में नहीं है, सेंटर के समीप है, क्लियर, सिरे से तो दूर आ गया आप, सेंटर के समीप में। तब ऐसे को क्या कहेंगे हम, इससे एक हल्की छोटी बनेगी एक हल्की बड़ी, तब हम इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और जब सेंटर में आ जाए सेंट्रोमियर तब उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, 4 टाइप का होता है क्रोमोसोम। किसके अकॉर्डिंग, वो जो सेंट्रोमियर इधर उधर खिसक रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर हुआ। और अगर सेंट्रोमियर है ही नहीं तो वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, एसेंट्रिक कहेंगे उसको, आया ना समझ में, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगला दूसरा क्लासिफिकेशन, जो क्रोमोसोम है उसका सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, यहां पर देखो, लक्षण निर्धारण के आधार पर
फिर हमने क्रोमोसोम को क्लासिफाइड किया, लेकिन यहाँ हमने बेस किसको माना? सेक्स डिटर्मिनेशन को। आया ना समझ में? मतलब जो लिंग निर्धारण है या फिर लक्षण या कैरेक्टर एक्सप्रेशन जो करते हैं क्रोमोसोम, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन कितने क्रोमोसोम हैं जो जिनने हमारा स्ट्रक्चर बनाया, और कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनने ये निर्धारित किया कि ये लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। है ना समझ में? सभी क्रोमोसोम थोड़ी ये डिटरमाइन करेंगे, केवल कुछ ही क्रोमोसोम ऐसे हैं जो आपने पढ़ा होगा 9th में, एक्स एक्स से जुड़ता है तो क्या बनेगा? लड़की। एक्स वाई से अगर जुड़ता है तो लड़का बनेगा। है ना समझ में? मेल फीमेल में ऐसा होता है। और फीमेल के अंदर तो दोनों है, एक्स एक्स है। अब मेल का अगर एक्स जाएगा तो एक्स एक्स लड़की बन जाएगी, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाएगा एक्स के पास तो एक्स वाई लड़का बनेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? मेल पे। क्लियर? अब लक्षण निर्धारण के आधार पर क्रोमोसोम, पहला होता है अलिंगी क्रोमोसोम। अलिंगी मतलब जो लिंग निर्धारण नहीं कर रहे हैं, सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते भैया। आया ना समझ में? मतलब जिसका सेक्स एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी नाक पे को बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे, हाथ पैर सब बनाएंगे, लेकिन सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे। क्लियर? तो पहला अलिंगी क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहेंगे? ऑटोसोम। ये टर्म याद रखना है आपको। आया ना समझ में? कौन सी टर्म? ऑटोसोम। तो हमारे शरीर में टोटल 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के। ईच सेल, प्रत्येक कोशिका में कितने पेयर हैं? 23 पेयर हैं। और नंबर्स कितने हैं? तो 23 का डबल कर दो, 23 जोड़े मतलब 46 हुए। 46 हैं जोड़े अगर बनाएंगे भैया। 23 हमारी माता से आए, 23 हमारे पिता से आए, तो टोटल 46 हैं। लेकिन दोनों के पेयर बनाओगे तो कितने आएंगे? 23 पेयर। तो 23 पेयर में से 22 जो जोड़े हैं वो क्या है? ऑटोसोम है। क्लियर? इसका लड़का या लड़की का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितने? 22 क्रोमोसोम का। क्लियर? ये बाकी पूरे शरीर को निर्धारित करते हैं, केवल सेक्स को निर्धारित नहीं करेंगे। इनकी संख्या आप ध्यान रखना, किसी भी जीव के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो ज्यादा रहेंगे हमेशा। तो इनकी संख्या अधिक होती है और ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये 22 जोड़े या किसी भी जीव के अंदर जो ऑटोसोम होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाके ये फिक्स नहीं करते कि अगली पीढ़ी में ये लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। क्लियर? ये इनका काम नहीं है। क्लियर? ये लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर? मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब दूसरा, तो ये तो ऑटोसोम हो गए। अब दूसरे जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में वो होते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या है? लिंग क्रोमोसोम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? अब 22 जोड़े तो ऑटोसोम में चले गए, बचा एक जोड़ा, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो ये फिक्स करता है कि न्यू जनरेशन में मेल या फीमेल कौन से टाइप का बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। है ना समझ में? तो यह संख्या में बहुत कम होते हैं। केवल देखो 22 जोड़े ऑटोसोम में चले गए, एक ही जोड़ा है केवल। तो किसी भी जीव में जितने भी क्रोमोसोम हो उसमें से जो बहुत कम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ज्यादातर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। क्लियर? यह संख्या में बहुत कम और लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही है जो सेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम में से एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 तो इधर चले गए 23 में से,
एक जोड़ा इधर। आया समझ में? तो किसी भी जीव के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सेक्स डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग, लिंग निर्धारण के अनुसार। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। अब जैसे ये जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये जो जोड़ा होता है वो क्या होता है? XX। क्लियर? और जो मेल होता है, मेल में ये जो होता है ये होता है XY। क्लियर? अब क्या होता है, अगर रिप्रोडक्शन के समय ये वाला X अगर मेल का जाएगा और X से जुड़ेगा तो जोड़ा क्या बनेगा? XX। तो पैदा क्या होगी? लड़की होगी। आया ना समझ में? मतलब फीमेल। और अगर Y वाला क्रोमोसोम मेल का जाएगा और X से अगर रिप्रोडक्शन करता है, जुड़ता है, तो ये हो जाता है XY। तब क्या बनेगा? तब बनेगा लड़का। आया समझ में? मतलब यहाँ लड़का पैदा होना या लड़की पैदा होना ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल पे डिपेंड करता है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? ये अभी शायद 19 में ही आपको पूछा था। मनुष्य में लक्षण निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और सेक्स निर्धारण करने वाले सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? आ गया समझ में? ज्यादा संख्या किसकी होती है? ऑटोसोम की। अब आता है न्यूक्लियोसोम, जिसको न्यू बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। आया ना समझ में? न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी। देखो कैसे, ये क्रोमोसोम हो गया है। क्या हो गया है? क्रोमोसोम की संरचना पढ़ी, क्रोमोसोम को खोजा, क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन। बढ़िया से समझ में आया ना? हाँ, एक बार घर जाके और उसको पढ़ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आता है न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी। ये नाम इंग्लिश में याद रखना आप, इसको न्यू बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? क्या है ये बीमारी? गुणसूत्र मुख्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन से बनता है क्रोमेटिन धागा। क्रोमेटिन धागा ही आगे चलकर क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम किसके बने हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के, मतलब डीएनए और प्रोटीन के। आरएनए नहीं आएगा इसमें। क्रोमोसोम में डीएनए होता है, आरएनए कहाँ है? केंद्रिका में। क्लियर? क्रोमोसोम पर आरएनए नहीं होता है। क्लियर? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर क्रोमेटिड्स पर, अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं, जैसे ये सेंट्रोमियर, ये क्लियर? प्रत्येक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड का बना है? 2। तो ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये दोनों मिलकर क्या बना है? क्रोमोसोम बना है। क्लियर? अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस क्रोमेटिड्स को देखें, प्रत्येक दोनों क्रोमेटिड को, तो आपको क्या मिलेगा? क्रोमेटिड्स पर माला के गोल मोती के समान रचनाएं आपको मिलेगी। कब? जब हम इसको और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब। अभी अगर सिंपल अगर हम देख रहे हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में तो ये दिख रहा है। इसको और अगर हाई रेजोल्यूशन अगर माइक्रोस्कोप में देखें हम, अधिक आवर्धन क्षमता वाला जो माइक्रोस्कोप है, तो इस पे आपको माला के समान ऐसी मोती दिखेंगे। क्लियर? इन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्लियर? या न्यू बॉडी। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी किस पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम किसका बना है? क्रोमेटिड का। क्लियर? निश्चित, और ये फिक्स दूरी पर स्थित है, निश्चित बराबर दूरी पर रहेंगे, कोई कम ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा।
जिन्हें न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी कहते हैं, यह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये जो क्रोमेटिड्स होता है, ये क्या होता है, ये इस टाइप से जाता है। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपन, ये बढ़िया स्पेस है यहाँ, इस टाइप से। ये जो क्रोमेटिड्स गया ऐसा जाएगा, फिर एक गोल घूमेगा, फिर दूसरा घूमेगा, फिर जाएगा आगे। क्लियर? फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर इधर गोल घूमेगा, ऐसा गोल घूमेगा, फिर आगे जाएगा। मोती के माला की समान रचनाएं बनती जा रही है ना समझ में? मैंने और इसको बढ़ा करके बताया कैसे, जैसे ये यहाँ पर जो संरचना थी ना, इसको और बड़ा किया है हमने। ये मैंने आपको बताया ना, ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स, इस पर मोती के माला के समान हमने ऐसे ही बना दिए थे। अब इसको हमने और बड़ा करके देखा। जब और हाई अधिक आवर्धन क्षमता वाला और माइक्रोस्कोप लाएंगे तो उसमें फिर हमने इसमें से इसको उठा के देखा, तो ये जो दाने दिख रहे हैं ना, वो ऐसे हैं एक्चुअल में। क्लियर? इस टाइप के। क्लियर? और यही है डीएनए। है समझ में? कितना अंदर घुस गया है डीएनए। क्लियर हुआ ना? अब प्रत्येक डीएनए का जो खंड है, ये खंड है, टुकड़े हैं, आया ना समझ में? इसके ऊपर जो क्रोमेटिड्स है, इसका कुंडल कितना आ रहा है? 2 बार, 1 बार 2 बार घूम के फिर आगे जाएगा। क्लियर? फिर आगे गया, फिर 2 बार घूमेगा, फिर आगे जाएगा। क्लियर? अब देखो, यह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। ये डीएनए, ये कुंडल, और इसके अंदर, फिर इसके अंदर की चीज इधर निकाल के बताता हूं। क्लियर? इस टाइप की प्रोटीन होती है इसके अंदर। ये आया समझ में? ये संरचना इसके अंदर की है, यहां निकाल के हमने देखी है। क्लियर? क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए के अंदर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये जो जिसको हम न्यू बॉडी या न्यूक्लियोसोम बोल रहे थे, ये किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है, जिसको हम मोती का माला का मोती बोल रहे थे ना। हाँ, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। कितने टाइप की? 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर? कैसे? और 4 प्रकार की है और 4 जोड़े में है। 4 प्रकार की है और 4 जोड़े हैं। कैसे? तो एक जैसे ये है H2A प्रोटीन, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर? एक इधर एक इधर है जोड़ा। फिर दूसरा है H2B, H2B, एक इधर है। फिर है H3, ये H3, एक इधर है। फिर है H4, एक इधर। अब बोलो, आप अब बोलोगे सर इनको फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है भैया। आप H2B इसको बोल दो, इसको कुछ, किसी को भी कुछ बोल दो, क्योंकि इतना अंदर आपको नहीं जाना है, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर? तो इस टाइप से इस डीएनए अणु के अंदर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन ऐसी होती है। लेकिन आपको इस प्रोटीन के बारे में जरूर पूछता है। क्लियर? कि जो न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो हिस्टोन प्रोटीन तो होती है। और अगर स्पेशली इनके नाम दे दे H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर हुआ? ये 4 प्रकार की प्रोटीन है, और ये प्रोटीन भी जोड़े में है। प्रत्येक प्रोटीन का एक जोड़ा है। आया ना समझ में? क्लियर हो गया? बस ये हो गया आपका काम। इसको बोलते हैं न्यू बॉडी। क्लियर? ध्यान रखना।
समझ में आ गया ना न्यू बॉडी क्या है? न्यूक्लियोसोम। और समझना हो तो एप्लीकेशन पे वीडियो को आप एक बार और देख लेना, ठीक है। अब आता है कुछ विशेष प्रकार के क्रोमोसोम, कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम भी होते हैं। क्लियर? अभी हमने जो देखे वो तो हमने सीधा देखा है भैया के बीच में सेंट्रोमियर है, 2 भुजाएं हैं, 2 क्रोमेटिड का बना है। लेकिन कुछ जीवों के अंदर विशेष प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, और ये स्पेशली आपको शायद 2019 या 20 के पेपर में पूछा था यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर? लैंप ब्रश का पूछा था। क्लियर? विशेष टाइप के क्रोमोसोम ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो अगर आपने देखा होगा लैंप ब्रश, कभी देखा है आपने? लैंप, खैर आप क्या जानते हो लैंप तो अब लाइट जब से आई है आप लैंप भूल ही गए हो, लेकिन लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा इस टाइप से टेस्ट ट्यूब होती है, ऐसी कांच की, पतली होती है। अब उंगली तो जा नहीं सकती साफ करना हो उसको, तो उसको साफ करने के लिए क्या होता है, एक तार ऐसा होता है और उस पर ऐसे रेशे चिपके होते हैं, गुच्छे। देखे होंगे आप, ब्रश करते हो कि नहीं आप, वैसे रेशे इस पर तार पर चिपका दिए और इसको डाला जाता है इसके अंदर साफ करने के लिए। आया कुछ याद? क्लियर? घर पे भी बना सकते हो आप, क्योंकि उंगली तो जाएगी नहीं इसमें। तो वही ब्रश, आप अपना टूथ ब्रश समझ लो, एक सिरे पर है बहुत सारे रेशे, इस टाइप का क्रोमोसोम। क्लियर? तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये कशेरुकी प्राणियों के oocytes या मैच्योर एग जो होता है, oocytes मतलब मैच्योर एग हमारे अंदर। क्लियर? यहाँ सीधा लिखा है कशेरुकी, मतलब जिनके अंदर क्या होती है, ये नोटोकार्ड होती है, रीढ़ की हड्डी। तो जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, सब, हाथी, शेर, सब आ गए जिसमें रीढ़ की हड्डी है, मुर्गी भी आ गई। उनका जो मैच्योर एग सेल होता है, अंड कोशिका जिसको कहा जाता है, परिपक्व। क्लियर? उसमें ये लैंप ब्रश टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? ये आकार में अत्यधिक बड़े और ब्रश के समान दिखाई देते हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है? यहां से क्वेश्चन आता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? फट से बता दोगे आप? कशेरुकी के जो oocytes होते हैं, oocytes मतलब इमेच्योर एग। अभी एग या ओवम जो है वो इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है, कच्चा है, तब मिलेंगे। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो ये अपने आप किस में चेंज हो जाते हैं? जो हमारा सामान्य क्रोमोसोम है वैसे हो जाते हैं फिर। क्लियर? ध्यान रखना। तो यहां से केवल एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये विशेष टाइप के हैं, स्पेशल, जिनका स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा हट के। है ना समझ में? ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पोलिटीन क्रोमोसोम। पोलिटीन क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो पोलिटीन क्रोमोसोम जो होते हैं ये अजीब से होते हैं भैया, ऊपर नीचे। आपने वो देखा होगा ना, हार्ट का हार्ट बीट, वो हार्ट चलता है तो ऐसा टीवी पे चलता है इस टाइप से, जिग जिग, बोले सीधा हो गया, गया आदमी। है ना समझ में? वो हार्ट पे मशीन लगा के स्क्रीन पे देखते रहते हैं, ये जिग जिग चल रहा है, मतलब हाँ है अभी। क्लियर? कभी किसी को आईसीयू में एडमिट करते हैं तो इस टाइप का चलता है ना मशीन पे, टीवी स्क्रीन पे। और डॉक्टर बोलता है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखना, अगर ये सीधा हो गया मतलब गया। ये जब तक ऊपर नीचे जिग जिग चल रहा है मतलब हार्ट बीट चल रही है। ये सीधा होके टू करके बजने लग जाए, समझ लो कि ऊपर वाले को हाँ याद आ रही थी, बुला लिया उसने। तो यहां पर ध्यान रखना, पोलिटीन क्रोमोसोम इस प्रकार के गुणसूत्र ड्रासोफिला की लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ड्रासोफिला कहाँ है, किसको बोलते हैं? अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा था, फल मक्खी। आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा जीव कौन सा है? ड्रासोफिला, फल मक्खी। तो जो फल मक्खी है मतलब ड्रासोफिला है ना, इसका जो लार्वा होता है, इस टाइप की जो इल्ली होती है, इसकी स्टेज होती है अलग अलग। पहले इल्ली बनती है, पहले अंडा, अंडे से लार्वा निकलती है ऐसी इल्ली, फिर प्यूपा में बदलती है और फिर मक्खी बन के बाहर निकलती है।
तो खेत में आपने देखा होगा इल्ली, उस टाइप की अवस्था जब आती है ना इसकी ड्रोसोफिला की, उसके मुंह से जो लार निकलती है, उस लार के अंदर इस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? पॉलीटीन टाइप के, पॉलीटीन इस टाइप के क्रोमोसोम, ये जिगजैग टाइप के, आड़े टेढ़े। आया ना समझ में? क्लियर हो गया? ध्यान रख। तो ये थे विशेष प्रकार के क्रोमोसोम। ये कहाँ पाए जाते हैं? कभी कभी यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम है। जैसे आपको बोल दे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, लैंप ब्रश, पॉलीटीन, तो पहचान लोगे ना। ये दो ही नाम देखे आपने जो स्पेशल टाइप के हैं, ये दो ही हैं। क्लियर? और ये कहाँ मिलते हैं ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है? अब चलते हैं हम गुण सूत्र की गणना। अब इनको गणना भैया, इनको काउंट करना है ना समझ में। तो इनको क्रोमोसोम की गणना करने के लिए, इनको काउंट करने के लिए 3 यूनिट का उपयोग करते हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? किसका? ईडियोग्राम का। आगे बताऊंगा। सबसे पहला है जीनोम। क्लियर? ये गणना करने के तरीके हैं 3, कि जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम है तो हम गिनेंगे कैसे, तो उसको गिनने के 3 तरीके हैं। क्लियर? सबसे पहला है जीनोम। जीनोम क्या होता है? तो हम जब भी किसी जीव जंतु के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर मैं आपको बोलूं भैया क्रोमोसोम लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 2n बराबर 46। 2n ही लिखते हो, लिखते हो ना। तो 2n की जगह अगर मैं n लिखूं तो n कितना हो जाएगा? 23। मतलब ये डिप्लॉइड है, द्विगुणित संख्या है। 2n है ना, तो आगे 2 लिखा है, मतलब द्विगुणित है, डिप्लॉइड संख्या है क्रोमोसोम की, और यही लिखते हैं हम। लेकिन अगर हम इसको कैसे कर दें? अगुणित कर दें। अगुणित मतलब 2 को हटा दें। तो जब इधर हम 2 को हटा रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। इसको आधा कर रहे हैं तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना। जैसे आप तराजू के एक पलड़े में अगर एक सेवफल उठा रहे हो तो उधर से उतना बाट कम भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो हमने क्या किया? किसी भी जीव के अंदर जो 2n क्रोमोसोम होते हैं उसको अगर हम आधे कर दें, मतलब अगुणित संख्या में ले आए, तब हम उसको बोलते हैं जीनोम। जैसे मनुष्य का जीनोम 23 है, क्योंकि 2n बराबर 46 है तो n बराबर 23, इसी को जीनोम कहते हैं। जैसे मक्का में अगर मैं बोलूं, मक्का में 2n बराबर 20 है, 20 होते हैं मक्का में, तो मक्का का जीनोम क्या होगा? 10। इसी को तो जीनोम कहते हैं। एक तो ये तरीका है गिनने का, आया ना समझ में। तो अब कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा है जीनोम है क्या, तो सीधा बता देना हैप्लॉइड नंबर, अगुणित संख्या। गुण सूत्र की अगुणित संख्या को जीनोम कहते हैं। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। आया समझ में? मतलब n नंबर, 2n तो होता है, उसको जीनोम नहीं बोलते, उसका आधा कर दो, जितना है उसका आधा, n बराबर। तो परिभाषा में आपको ध्यान क्या रखना है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय या हैप्लॉइड सेट को क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। जैसे मक्का में, मक्का का शीर्ष या कोई सा भी तना है, जड़ है, क्लियर? मक्का में क्रोमोसोम संख्या कितनी है? 2n बराबर 20 होती है, तो मक्का का जीनोम कितना हो जाएगा? 10। गेहूं में क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 42 है, मक्के का गेहूं का जीनोम 21। हाफ करना है। मुर्गी में क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 78, 78 होती है, तो मुर्गी का जीनोम 39। क्लियर हो गया? गाय में 2n बराबर 60 होता है, गाय का जीनोम 30। हैप्लॉइड नंबर। जो डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, उसको अगुणित में बदल दो, हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दो, उसी को कहा जाता है जीनोम। है समझ में? तो एक तो क्रोमोसोम को गिनने का ये तरीका है। क्लियर?
अब देखो कुछ सेल्स के मैं नाम बताता हूं, उसमें ध्यान रखना, किसमें 2n होता है, किसमें 3n होता है, किसमें n होता है। हमारे शरीर के अंदर पेड़ पौधों में दोनों जगह। तो विभिन्न पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो निम्न होती। क्या? सबसे पहले जड़ शीर्ष का बात करो, क्योंकि भैया विभाजन करने वाली कोशिकाएं कहाँ होती है? टिप में, टॉप में होती है ना, जड़ के शिरे में। तो जड़ शीर्ष में जो कोशिकाएं हैं उनमें क्रोमोसोम संख्या 2n ही होता है। जैसे मक्का में, तो मक्का में क्रोमोसोम 2n बराबर 20 है, तो मक्का के जड़ शीर्ष में भी 2n बराबर 20 ही होगा। है ना समझ में? फिर तना शीर्ष, किसी भी पौधे के तने का जो शीर्ष रहेगा उसमें भी क्रोमोसोम संख्या 2n ही होता है ना समझ में? मतलब मक्के में अगर बोले तो 2n बराबर 20। 2n को ध्यान रखना, डिप्लॉयड नंबर ही होता है जड़ शीर्ष में, तने शीर्ष में, पत्ती शीर्ष में। मैं शीर्ष क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेल डिवीजन करने वाली कोशिकाएं तो वही होती है ना समझ में? फिर पराग मात्र कोशिका, जो पोलन मदर सेल होती है, फूल के अंदर जो पोलन बनते हैं ना, पराग कण, उनको बनाने, मतलब पोलन की मम्मी। भाई जैसे एक कोशिका इसकी मम्मी है, ये 2n रहेगी, और इससे जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो n रहेंगे। आया समझ में? तो यहां क्या बोल रहा हूं? पराग मात्र कोशा, मतलब पराग कणों को बनाने वाली कोशिका, मदर सेल, वो 2n रहेगी। लेकिन इस मदर सेल से बनने वाले जो पोलन ग्रेन है, पराग कण है, वो n रहेंगे। जैसे मक्का में, मक्का की पोलन मदर सेल में क्रोमोसोम 2n बराबर 20 ही रहेंगे, लेकिन मक्का का जो पराग कण है, पोलन ग्रेन है, उसमें 10 रहेंगे। आया समझ में? n और 2n का ही खेल है, बस यहाँ ध्यान रखना किसमें क्या होता है। फिर भ्रूणपोष, जिसको इंडोस्पर्म कहा जाता है, तो इंडोस्पर्म में 3n होता है हमेशा। जैसे अगर मैं बोल दूं भैया मक्का के इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम 30 रहेंगे, 3n होता है, n बराबर 10 है, तो 3n बराबर कितने होने चाहिए? 30। n बराबर 10 आ रहे हैं ना, 10 रख दो यहाँ पर, 3 गुणा 10 30 हो गए। तो किसी भी जीव में अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो वो हमेशा 3n होता है। आया ना समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में? ध्यान रखना। जैसे मैं अगर बोल दूं गेहूं के इंडोस्पर्म में, गेहूं में 2n बराबर 42 है, तो गेहूं के इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी? 63। n बराबर पहले निकालो, 42 का आधा 21, n बराबर 21 है, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 21 हो गया 63। ध्यान रखना, अब आ जाएगा। हाँ, तो इनको ध्यान रखना कहाँ पर क्या। जैसे पूरे पौधे में जड़ शीर्ष, तना शीर्ष, पत्ती शीर्ष, कोई सा भी पौधा, उसमें हमेशा क्रोमोसोम 2n ही होते हैं। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? पराग मात्र कोशिका, जो पोलन मदर सेल होती है, वो भी 2n। क्लियर? लेकिन जो पोलन ग्रेन होते हैं, पराग कण, वो n होते हैं। क्लियर? और जो इंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, वो हमेशा 3n होता है। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। फिर दूसरा, ये तो जीनोम टाइप से ऐसे एक तो हम गणना कर सकते हैं, है ना समझ में? फिर दूसरा आपका जो आता है, आपको भी हो रहा है भैया क्लियर? फिर आता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है? तो कैरियोटाइप में भैया अभी तो हमने क्रोमोसोम को गिना जीनोम में, अब कैरियोटाइप में हम देखेंगे कि भैया वो क्रोमोसोम में आड़ा है, टेढ़ा है, इसकी भुजा छोटी है, बड़ी है, एल टाइप का है, वी टाइप का है, यू टाइप का है, कैसा दिख रहा है वो, है ना समझ में? मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, क्लियर? व्यास कितना है, ये देखेंगे हम किस में? कैरियोटाइप में। तो गुणसूत्र समुच्चय की पूर्ण आकारिकी, उसकी मॉर्फोलॉजी, क्या मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना कैरियोटाइप कहलाता है। संख्या गिन ली,
अब संख्या गिनने के बाद दूसरी स्टेप, अब हमको उसकी मार्फोलॉजी देखना है। क्लियर? भाई हम गुणसूत्र की गणना कर रहे हैं ना, तो पहले संख्या गिन के खत्म काम थोड़ी हुआ। अब उसकी मार्फोलॉजी को समझेंगे कि उसका आकार कैसा है। आया ना समझ में? तो आकार देखते समय हम क्या देखेंगे, एक तो उसका डायमीटर कि भैया ये क्रोमोसोम है, इसका डायमीटर कितना है। क्लियर? फिर उसकी लंबाई देखेंगे, लंबाई कितनी है। फिर संख्या देखेंगे कि कितने लंबे हैं, कितने गोल हैं, कितने वी आकार के हैं, कितने एल आकार के हैं, कितने आई आकार के हैं। संख्या देख ली ऐसे। फिर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 10/5, 2:1, ये रेशो। फिर प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन, मतलब उसमें जो सेंट्रोमियर है वो कितने हैं, एक ही है, प्राइमरी है या सेकेंडरी भी है, या उसमें जो सैटेलाइट का टुकड़ा भी है क्या, देखा था ना हमने। उसकी मार्फोलॉजी को समझना, उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। आया समझ में? क्लियर हुआ? जैसे आर्मी में जाते हैं तो पहले दौड़ा दिया, फटाफट सबको अंदर कर लिया, भैया ये 50 लड़के आगे आगे जो आए, गिनती के 50 ही लेना है, कर लिया अंदर, बाकी सबको रोक लिया। हो गया पहला, गिनती कर ली जीनोम। अब दूसरा, फिर सबको लाइन में खड़ा करेंगे, फिर देखेंगे हाथ दिखाओ आपके सीधे हैं कि टेढ़े हैं, पैर दिखाओ टेढ़े हैं सीधे हैं, उंगलियां दिखाओ, सब दिखाओ, दांत दिखाओ, सब दिखाना पड़ता है। फिर ये क्या हो रहा है, कैरियोटाइप। आया ना समझ में? मतलब क्रोमोसोम का पूरा मार्फोलॉजी को देख रहे हैं। हो गया कैरियोटाइप। अब इसके बाद फिर वैज्ञानिक क्या करेगा, समझ लिया, तो जैसे जैसे इधर समझते जाएगा ना, वैसे वैसे क्या करेगा, उसको कॉपी पे चित्र बनाएगा। तो अब तीसरा आ गया इडियोग्राम। अब क्या किया हमने, क्रोमोसोम को हमने कॉपी पे बनाया, चित्र बनाया उसका। क्लियर? मतलब कैरियोटाइप का किसी एक पैमाने पर खींचा गया आरेखीय निरूपण। आया ना समझ में? मतलब उसको हमने डायग्रामेटिकली क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, चित्र बनाकर अब उसको बताया है। इसको कहा जाता है इडियोग्राम। और 2018 में ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि गुण सूत्रों का आरेखीय निरूपण करना क्या कहलाता है। जीनोम, दूसरा कैरियोटाइप, और तीसरा दिया था इडियोग्राम। अरे आप खुद साइंटिस्ट हो, आप भी तो 3 ही स्टेप में करोगे ना। आपको बिठा दिया उधर ले जाके लेबोरेटरी में, चलो बढ़िया साइंटिस्ट साहब हैं आप, आपको बिठा दिया, बोले चलो ये क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप स्टडी करो। तो सबसे पहले तो आप गिनोगे कि भैया इसमें हैप्लॉइड नंबर क्या है, जीनोम को ज्ञात करोगे। आया ना समझ में? वो संख्या निकाल लिया आपने। उसके बाद फिर क्या करोगे, देखोगे कि आड़ा है, टेढ़ा है, टूटा है, पूरा है, सेंट्रोमियर है या नहीं है। आया ना समझ में? ये सब देखोगे। और उसके बाद फिर तीसरा, उसका आप क्या करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, काफी में उसका चित्र बनाओगे। 3 काम करोगे। तो किसको क्या बोलते हैं, ये टर्म याद रहना चाहिए केवल। हैप्लॉइड नंबर आपने ज्ञात किया, वो जीनोम हो गया। फिर आपने उसका मार्फोलॉजी का स्टडी किया, व्यास, लंबाई, चौड़ाई सब देखा, वो कैरियोटाइप हो गया। और इडियोग्राम जब हमने उसका चित्र बना के बता दिया। आ गया समझ में? ये 3 स्टेप में होती है गणना। हो गया? तो ये होते हैं क्रोमोसोम की गणना। अब क्रोमोसोम हो गया, अब आपका बचा है भैया क्रोमोसोम पर जीन। आया ना समझ में? क्या आएगा, जीन। तो आज हो गया टाइम, ऊपर हो गए। इसके बाद फिर कितनी स्लाइड बची है, मेरे को तो याद ही नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा। फिर हाँ, जीन की इकाइयाँ, सेल वॉल, बस खत्म होने में, कल एंड, सेल डिवीजन एंड। और संडे के दिन ये तो सेल हो जाएगा, संडे के दिन सेल डिवीजन एंड, सेल एंड। हो गया? है ना इजी कि कठिन है? दिलीप, लग रहा है कठिन? वो पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए।
पहली बार आप सुन रहे हो, अभी तो आपको ये टर्म याद करनी है। ये मैं थोड़ी याद कर, मैं उसको समझा सकता हूँ आसान भाषा में, वो याद थोड़ी करवा सकता हूँ। वो तो आप पढ़ोगे ना जितना, उतना याद होगा। ठीक है ना? चलो, हो गया आपको भी क्लियर? बताओ। चलो, बहुत बढ़िया।